पिछले क्लास के बारे में अगर बात किया जाए तो पिछले क्लास में जो है हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 6.3 का, क्लास 10th का वो भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था और क्वेश्चन नंबर आज 8 से स्टार्ट करना है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाए, एक बार वापस से जो बच्चा नया ज्वाइन कर रहा है उसके लिए केवल फॉर्मूले का रिवीजन यहाँ पे करवा दे रहे हैं कि फॉर्मूला क्या क्या था। सेक्शन फार्मूला को मुख्यतः या मेन रूप से 3 पार्ट में समझा जा सकता है। पहला, जिसमें हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये मेरे पास में ये ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1। ये पॉइंट अगर बी पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x2, y2। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि ये मेरे पास में पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x, y का। अब आपको ये बताना है कि A से लेके P तक का पॉइंट का जो M पार्ट में डिवाइड किया गया है और P से लेके B पार्ट को N पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर हमको बोला जाएगा, वैसे तो यहाँ पे मेरे पास में x1, x2, m और n कुल मिला जुला के देखें तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए 3 चीज़ दिया हुआ है। क्या क्या? x1, x, y2, n और m। मेरे पास में इसके अलावा कुछ और तो है नहीं। तो आपके पास में अगर इन 5 चीज़ों में से 5 चीज़ बोल देते हैं इसको, 5 में से कोई 4 भी गिवन होगा तो एक चीज़ को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस x के बारे में अगर बात करें तो क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। m को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस वाले x2 से। n को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले x1 से, हो गया। और वापस से इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। इस बात का खासा ध्यान रखेंगे कि ये m और n रेशियो के फॉर्म में है, ना कि कोई नंबर के फॉर्म में है। ये हो गया x के बारे में। y के बारे में अगर लिखें तो सेम होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। आपके पास में इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट दोनों का दोनों कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर पाएंगे। तो ये x कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया, ये y कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अगर यहाँ पे ये बात बोल दिया जाता कि कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं होकर के इस जगह पे है, बिल्कुल मिडिल में है, तो उस कंडीशंस में क्या होता? मिडिल पॉइंट बन जाता है इसका। जैसे ही P मिड पॉइंट बनता, वैसे तो यहाँ पे इसको हम P को खिसका के यहाँ पे कर दिए हैं, मगर आप तो अलग ही लाइन बना लीजिएगा। उस कंडीशन में P क्या बनता? मिड पॉइंट बनता। अब आप ये सोच के देखिए कि जहाँ पे M से A से लेके P का डिस्टेंस और P से लेके B तक का जो रेशियो है, अगर वो इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि ये भी M है और वो भी M है, तो क्या दोनों कैंसिल आउट होकर के 1:1 के रेशियो में नहीं टूट जाएगा? मेरे कहने का ये मतलब है कि उस कंडीशन में M रेशियो N को क्या हम लोग 1:1 के रेशियो में बोलेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसी x को फाइंड करना हो तो मेरे पास में x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि 1 से हम अगर m को मल्टीप्लाई भी करेंगे या n को, अगर हम x को अगर हम m जो कि 1 इस केस में हो गया है, अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा? 1 इंटू x2 प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि m और n को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 से ही बात बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दोनों का क्या है? इक्वल दिख रहा है। उस कंडीशन में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या लग जाएगा? x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन में 2। तो y के लिए क्या लगेगा? सिंपल है, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये आपके पास में फॉर्मूला लगेगा। एक और छोटा सा चीज़ इसमें पढ़ना है, और वो पढ़ना है कि जब आपके पास में ये रेशियो आपके पास में गिवन ही ना हो, जब आपके पास में ये रेशियो दिया हुआ नहीं होगा, तो आपसे पूछेगा फाइंड द रेशियो, व्हाट आर द रेशियो, और उस कंडीशंस में ये पॉइंट P वापस यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा, और P को सपोज के लिए यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है? सब कुछ सेम ही फॉर्मूला, मेरे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो यही फॉर्मूला है, केवल इसको लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बता देते हैं कि अगर व्हाट आर द रेशियो, फाइंड द रेशियो, जैसा कुछ भी पूछ रहा है आपसे, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे? सिंपल लिखेंगे x इज इक्वल टू, बोर्ड की तरफ देखिए और बताइए मुझे कि k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में? x2 से। तो ये क्या बन जाएगा? kx2। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो x1 से। तो क्या बनेगा? x1 अपॉन में k प्लस 1। केवल रिप्लेस किया गया है m को k से और n को 1 से। इसी तरह से y के केस में y निकालने का तरीका क्या होगा? k इंटू y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे पास में 2 वेरिएबल नहीं आएगा, या तो आपके पास में x या y दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ होगा, या फिर आपको आपसे कुछ वैसा तो नहीं पूछेगा ना जो कभी मैथ बने ही नहीं। आपके सामने में सीधे से वैसा ही मैथ रखा जाएगा जो आपसे बन जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको x या फिर y कोऑर्डिनेट के थ्रू में से, इन दोनों में से किसी जनरली तरह से एक का ही हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोगों के पास में ये निकल के सामने आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए हर एक फॉर्मूला को, जो नए जुड़े होंगे खास करके उनके लिए ही है ये।
और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए -1,3 बी 1,-1 सी 5,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो ऑब्वियस बात है ट्राइंगल क्या होगा, मेरे पास ए बी सी होगा, क्योंकि इन्हीं 3 ट्राइंगल का वर्टिसेस मेरे पास में लिखा हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। पहले तो हम लोग मीडियन के बारे में समझ लेते हैं कि मीडियन होता क्या। इन जनरल टर्म्स में अगर हम लोग मीडियन के बारे में बात करें तो मेरे पास में क्या होगा, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। अब आपके पास में तीनों का क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट लिख दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट लिख दिया गया है, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट को पहले से ही एक सेकेंड पॉज। अब बता दिया गया है कि आपके पास में क्या है, हर एक ट्राइंगल है। अगर इस पे से मीडियन ड्रॉ किया जाएगा तो इसका मतलब है अगर ये पॉइंट डी है तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। जनरल टर्म में यही होता है मीडियन का मतलब। अब हम लोगों के पास में ए का, मेरे पास में पॉइंट क्या लिखा हुआ है, -1,3 का, -1,3 का। बी का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 1, -1 का। और सी का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका 5,1 का। उधर देखिएगा नहीं बोर्ड के, तो इस तरफ। तो ऑब्वियस बात है, अभी सोच करके देखिए, अभी जो हम लोग रेशियो इक्वल वाला पढ़े का जो रिवीजन किए थे उसके तहत क्या आएगा, 5 + 1 6। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास डी पॉइंट क्या बन जाएगा, 3। 1 - 1 0/2 करेंगे तो ये 0 आएगा। ए से डी का डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस फाइंड नहीं कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला भी लिख देते हैं नए बच्चों के लिए। ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है सिंपल फार्मूला। x2 कौन सा हो गया मेरे पास में, ये या फिर ये, जिसको मन करे उसको आप x2 ले लीजिए, जिसको मन करे x1 ले लीजिए। मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले x1 या x2 ही आएगा, बाद में y1 या y2 आएगा। तो जिसको पहले बोलेंगे उसके रिस्पेक्ट में 3 -(-1) करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में 16। 0 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 + 9 25, और इसका रूट काटेंगे तो 5 इसका आंसर आएगा। 5 जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 यूनिट लिखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसलिए आपको बता दिया गया है क्योंकि आपका काम है इस पर मेहनत करना, मेहनत आपको करना ही होगा, तभी जाके आरडी समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इफ़ द पॉइंट पी क्यू, ये P है, इफ़ द पॉइंट P, Q, X, 7, R, S, 6, Y is in this order divides the line segment joining A, एक नाम है पॉइंट A लिखा हुआ कैपिटल लेटर में, 2, P and B 7, 10 in 5 equal parts find X, Y, P। तो ठीक है, आपके पास में मोटा मोटी आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास में एक लाइन दे दिया गया है। ठीक है, आपके पास में बोला गया है कि आपके पास में एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। पॉइंट बोला है, एक पॉइंट है आपका ए, उसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2, P का। एक पॉइंट है बी आपके पास में, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 7, 10 का। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 इक्वल पार्ट्स। इस पॉइंट का P, Q, R, S, मतलब P एक पार्ट, Q, R, S एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5वां पार्ट। इस पॉइंट को बोल दीजिए B, यानी कि 7, 10। अब आपके पास में हर एक पॉइंट P का कुछ लिखा हुआ नहीं, मगर Q का कोऑर्डिनेट जरूर लिखा हुआ है X, 7 का। R कुछ लिखा हुआ नहीं है, S का कोऑर्डिनेट जरूर लिखा हुआ है 6, Y का। देखिए, बेहतर प्रैक्टिस तो यही है कि कम से कम आप इसके बगल में लिखिए, मगर चूँकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो वैसा लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि हर एक पार्ट क्या है आपका, एक एक पार्ट जो है सो मतलब इक्वल ही सब कुछ डिवाइड हो रहा है। तो मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम इस R के बारे में बात करें तो क्या R से यहाँ से 2 और यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सपोज कर लेते ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1, ये भी 1, ये भी 1। तो R से B तक में 2 पार्ट लेगा और R से A तक में वो कितना पार्ट ले रहा है, 3 पार्ट ले रहा है, 1, 2, 3। ओ सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली काम ये करना है कि S से लेकर के अगर हम इसके बारे में बात कर लें तब तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा Q, ठीक है।
Q से S तक देखेंगे तो मेरे पास में 2 पार्ट दिख रहा है, और Q से A तक देखेंगे तो भी मेरे पास में 2 पार्ट दिख रहा है। इसका साधारण तरीके से मतलब ये हुआ कि अगर हम Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हमको जो मिडिल, मतलब अभी भी जो फॉर्मूला देखे थे उसमें मिडिल वाले पोर्शंस के बारे में, मीन वाले पोर्शंस के बारे में बात करना होगा। क्या बात करेंगे? x इज इक्वल टू 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 4 का आएगा। p + y, अब इसके बारे में बता पाना मुश्किल है कि p + y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? इस कंडीशन में 7 आएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मेरे पास में क्या निकल गया? p + y इज इक्वल टू 14। मेरे पास में ये इक्वेशन बन के रह गया, क्योंकि हमको p और y दोनों का ही वैल्यू फाइंड करना है। अब आप इस s पे ध्यान दीजिए, 1 पार्ट 2 पार्ट, r का तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। अब यहाँ से ऐसा कर लीजिए कि मेरे पास में S वाले पे ध्यान देते हैं। अब हम लोग S वाले को पे ध्यान देते हैं। मेरे पास में Q से लेकर के B तक में देखें तो ये 2 पार्ट में है और ये 1 पार्ट में। वैसे तो मेरा मन ये था कि 1:1 में बनाया जाए, मगर ये 1:1 में टूट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, Q से S को 2 पार्ट को 1 बोल देते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि Q से लेके S तक को टोटल रेशियो को क्या बोल सकते हैं? 2, और S से लेके B तक के टोटल रेशियो को क्या बोल सकते हैं? 1। तो 2:1 की रेशियो में ये टूट जाएगा। हम लोगों को ये याद रखना है कि Q का जो मेरे पास में ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास में इसी y के वैल्यू को इसमें पुट करना होगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा है यहाँ पे कि अगर हम इस वाले को और इस वाले को करेंगे तो मेरे पास में y के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? p के वैल्यू तक शायद पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं। अभी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्या आ जाएगा? 14। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले x से तो क्या आएगा? x अपॉन में क्या आएगा? 3। ये मेरे क्या निकलेगा? कोऑर्डिनेट किसका निकला? तो ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट निकलेगा इस वाले x का, विच इज़ इक्वल टू 6। तो सिंपल है, 14 + x इज इक्वल टू 18, और x इज इक्वल टू का वैल्यू निकालेंगे तो 4 का x का वैल्यू आ जाएगा। तो x जहाँ कहीं भी दिख रहा है वो 4 ही दिख रहा है। वैसे निकालने की ज़रूरत था नहीं इस कंडीशन में। खैर, अब हम लोग y के बारे में बात करें तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्या आएगा? 20, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किए 7 से, क्या आएगा? 7 अपॉन में क्या दिखाई देगा? यहाँ पे क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू, मेरे पास में ये y के बारे में बात चल रहा है तो यहाँ पे y लिख देते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 इज इक्वल टू 3, y 9 टाइम्स में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। y का वैल्यू क्या आ गया आपका? 9। तो दूसरा लिख लीजिए। अब y आपके पास में 9 आ चुका, x y, और तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू 14 - 9 करना होगा, यानी कि p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 का, सॉरी 5 का, 5 का। तो आपसे पूछ भी ये इसी पॉइंट के बारे में रहा था, x बताइए, y बताइए और p बताइए। तो x, y और p का वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे निकल के आ गया। x का 4 आया, y का 9 आया और p का 5 आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल बी, एक सेकेंड इसको जरा सा कॉपी कर लीजिएगा। एक बार अगर आप बोले तो फिर से समझा देते हैं। मेरे पास में ट्राई ये कर रहे थे कि इस वाले हम लोगों को बेसिकली पूछ ये रहा था कि x, y और p का वैल्यू बताइए। तो x, y और p के लिए हमको ज़रूरत नहीं था कि इस वाले r पॉइंट को निकाले या फिर इस वाले p पॉइंट को निकाले, ये वैसा ही निकल रहा था। तो सिंपल लॉजिक के बेसिस पे हम लोग उसका काम किए हैं। तो अब आप पूछिएगा कि अगर ऐसा कुछ नया क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे? तो ये आपका लास्ट में प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ होगा जिससे आप उस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है इफ़ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल बी, ये वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट। ट्राइंगल मेरे पास में सपोज कर लीजिए ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है आपका 1,1 का, बी का नहीं। बोल रहा है क्वेश्चन से इफ़ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल बी 1,1 and the middle points of the side through it be इतना एंड इतना। तो मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू इट बी, अच्छा ये -2,3 लिखा हुआ है और ये 5,2 लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास में यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट ए ही होगा, वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है। तो जब आपके पास में पॉइंट मिल गया तो बहुत साधारण सा बात है कि आपको क्या करना है, इस सी वाले कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि -2 यानी कि मिडिल पॉइंट इज इक्वल टू
इसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई, 1 प्लस वाई सॉरी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4, और 1 को इधर कर देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -5 का। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन में 2, यानी कि 6, और ये 1 अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 5 का, वाई आ गया 5 का। तो आपके पास में इसका कोऑर्डिनेट क्या बन के आ गया, इसका -5, 5 का। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, a, b ले लीजिएगा। बहुत सा बच्चा ऐसा करता है कि इसको भी x, y ही ले लेता है अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, मगर मेरी तरफ से तो ये रिकमेंड होगा कि आप कोशिश ये कीजिए 2 ही पॉइंट लेना है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इतने ज़्यादा लेटर है 26 तो ही कम से कम, तो उसमें से ये काम कर लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट तो बता दिए, ये काम मेरे ख्याल से आप लोग खुद कर लीजिएगा तो भी बन जाएगा आपसे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -3 एंड 3, 7 डिवाइड्स द वाई एक्सिस। इन व्हाट रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है मेरे पास में वाई इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 3, 7 डिवाइड्स वाई एक्सिस, किस रेशियो के बारे में पूछ रहा है। देखिए जब रेशियो के बारे में पूछेगा, और अभी भी हम बोले थे कि फाइंड द रेशियो वाटर, तो रेशियो पूछेगा तो आपको क्या लेना है, K:1 लेना है। दूसरा बात ये बताए थे कि मेरे पास में वाई एक्सिस के बारे में बोल रहा है, तो x क्या हो जाएगा 0 होगा, और y कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको यहाँ पे y लेकर के नहीं बनाना है, जिस जगह पे 0 होगा उसी जगह पे लेके बनाना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ये 0 इज इक्वल टू k को मल्टीप्लाई करना है -3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना -2 से, अपॉन में k+1। k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। क्या बचेगा, 3k - 2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। यानी कि रेशियो में k रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और इसके नीचे में 1 हिडन है तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। ऐसा यही चलेगा। एक बार इसको वापस से कॉपी कर लीजिए, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2:3 को हमेशा ये याद रखिएगा कि बहुत स्मार्टली अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो इसके अलावा आप इंटरनली वर्ड जरूर लिख सकते हैं वहाँ पे चाहें तो। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सेकेंड पार्ट है इसका, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट -3, -1 एंड -8, -9 डिवाइड्स द पॉइंट -5, -21 अपॉन 5। देखिए बहुत सिंपल सा बात है, इसमें a और b जो एंड पॉइंट था वो लिखा हुआ है। एक बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है, बीच का मतलब कहीं भी बीच, मिडिल पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इन बिटवीन के बारे में बात कर रहे हैं। उसका लिखा हुआ -5 -21 अपॉन 5 का। आपसे रेशियो पूछा K:1, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें तो बोल रहा है, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज, ठीक है। एक मिड पॉइंट लिखा हुआ है, मान लीजिए मेरे पास में ये 3, 4 लिखा हुआ है, ये K,7 लिखा हुआ है, इज़ x, y। ये मिडिल पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास में x, y का, और रेशियो लिखा हुआ है 2x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। इस जगह पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, ये बताते हैं। सिंपल सा काम क्या करना है, इसमें से x आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 3 + k, यहाँ पे लिखिए x इज इक्वल टू 3 + k/2। कुछ मत कीजिए, वैसे का वैसे ही छोड़ दीजिए। y निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 + k अपॉन में 2, ठीक है ना। 4 + 7 अपॉन में 2, ये हो गया आपके पास में। आपके पास ये जो नंबर बचा रह गया है, ये जो नंबर आया हुआ है, आपको इस नंबर को एज इट इज़ यहाँ पुट करना है। y वाले के नंबर को उठा के, ये 7 लिखा हुआ है, ये 7 है, 7, इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास में केवल k का ही वैल्यू तो बचेगा, और बचेगा ही क्या इसके अलावा, ठीक है ना। और k का जब वैल्यू यहाँ पे अगर आ जाएगा तो आप यहाँ से देखिए ना, इससे 4 + 7 करने पे क्या आया, 4 + 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 11/2, 11/2 y का तो आ गया। k का वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे तो x भी आपके पास में निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, इफ़ द रेशियो इन विच द पॉइंट्स p,
3,4 एंड 5,12 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए का 1,2, 3,2 और बी का पॉइंट लिखा हुआ 2,-5। फाइंड द रेशियो के बारे में बोला। मेरे ख्याल से ये भी सेम चीज़ ही है। आपके पास में 2 एंड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट के बारे में बोला है K:1 का रेशियो लेना है। मेरे ख्याल से ये भी बन जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2,-3 एंड 5,6 डिवाइड्स एक्स एक्सिस। तो सिंपल है, अगर एक्स एक्सिस के बारे में अगर कोई चीज़ बात कर रहा है या डिवाइड कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा मेरा, मतलब इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, समझिए आप इस चीज़ को। अगर वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो एक्स तो होगा और वाई क्या होगा 0, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे। अगर ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा होता तो उस कंडीशन में वाई होता और एक्स क्या हो जाता 0। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2,3 एंड 5,6 डिवाइड्स एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप क्या करेंगे, वाई को लेके बनाएंगे और वाई एक्सिस में सॉरी ये बहुत बड़ा ब्लंडर, ये 0 और ये वाई ऐसे होगा। ठीक है, और इस वाले केस में क्या करेंगे, इस चीज़ को लेकर क्या बनाएंगे। वो लिखते समय थोड़ा बहुत तो हल्का से भी कॉन्सेंट्रेशन अगर हटता है तो फिर गलती करवा देते हैं मैथ्स में। तो ये चीज़ था। वाई के केस में ये होगा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन इन इच केस। अब डिवीजन के बारे में पूछ रहे एक्स और वाई निकल गए तो वो डिवीजन निकल ही जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स 4,5, 7,6, 6,3 एंड 3,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इज इट ए रेक्टेंगल। ये पूछ रहा है आपसे कि क्या वो रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा। तो पहले तो इस बात को समझिए कि मेरे पास में पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच के जो डिफरेंसेस है, बार बार यही उसी, क्योंकि अब इसके पास क्वेश्चन पूछने के लिए रह ही क्या गया, सारा कुछ तो वो पहले ही पूछ चुका आपसे, तो कुछ खास उसके पास भी बचा हुआ नहीं, बस वो घुमा फिरा के आपसे पूछना चाह रहा है बार बार। और केवल प्रैक्टिस से आपको हेल्प करेगा कि कुछ भी नया क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके दिमाग में कुछ नयापन ना लगे। पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग क्या बात किए थे कि मेरे पास में ABCD 4 पार्ट होगा। रेशियो तो चलिए यहाँ पे डिवाइड होता ही होता है, रेशियो तो डिवाइड होता ही होता है। इसमें आपको बुद्धिमानी क्या करना है, 2 चीज़ों का काम करिएगा। पहला, इससे पहले वाले में ये बताया नहीं थे, अब बता दे रहे हैं कि हमको सबसे पहले तो AB निकालना है। AB इज इक्वल टू क्या आएगा, CD आएगा। तो ये तो पैरेललोग्राम के अलावा रेक्टेंगल में भी होगा। फिर क्या करेंगे, BC निकालेंगे, AD के इक्वल आएगा। अगर ये होगा तो आपको कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, फिर क्या करना है, AC निकालना है विच इज़ नॉट इक्वल टू BD आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बनेगा। मगर अभी भी समस्या आपका ख़त्म नहीं हुआ है। कहते हैं ना, ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता, वही कहानी है। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको पूरी तरह से कन्फर्मेशन चाहते हैं आप, तो एक काम आप और कीजिएगा, वो ये कि AC² इज़ इक्वल टू AB² प्लस BC²। इसको चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ तक भी अगर आपका बन चुका है, यहाँ तक अगर आपका बन चुका है, जो पिछले क्लास में कई बार बोल चुके हैं, तो भी सही है आपका मैथ। और हर एक जगह पे आपको डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। चाहें तो आप इसका रेशियो 1:1 में और 1:1 के रेशियो में बना सकते हैं, मगर डिस्टेंस फार्मूला से बनाइएगा, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। इसमें से भी आप क्या बता सकते हैं कि अगर ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में एंगल क्या होता है, 90 का तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि वो इस वाले रूल्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जब ये इस वाले रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या बन गया, तैयार हो गया पैरेललोग्राम। क्योंकि बहुत सा बच्चा निकालना नहीं चाहता है, तो ये इस वाले पे आने से अच्छा है कि इस वाले पे चले आइए। हालांकि निकालना तो दोनों कंडीशन में आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, BC और BD, BC और BD। ठीक है, तो ये भी आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह से है, कुछ उसमें भी कुछ खास नहीं है। बस ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट 4,3, 6,4, 5,6 एंड 3,5 आर एंगुलर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर होने के कंडीशंस का क्या शर्त बताया गया था, स्क्वायर वो उसी कंडीशंस में होगा जब यहाँ वही काम करना है। यहाँ पे मेरे पास में ABCD, यहाँ पे एडजेसेंट पॉइंट क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, इक्वल आएगा। एडजेसेंट पॉइंट तो नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट साइड के बारे में। AB का एडजेसेंट साइड BC भी होगा और AD भी होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर A स्क्वायर के बारे में बात करें तो AB, BC, CD और DA, इसका काम तो हो गया। DA सारा साइड क्या आएगा, इक्वल आएगा। स्क्वायर का एक और खासियत होता है कि इसमें AC इज इक्वल टू BT आता है।
इसमें सारा साइड ही इक्वल होगा, डायगोनल्स को छोड़ करके डायगोनल्स के इक्वल होगा यहाँ पे, और साइड आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा कि जो भी पॉइंट आएगा वो इक्वल आएगा, तो ये स्क्वायर फॉर्म करेगा। फिर ये पूछ रहा है प्रूव दैट द पॉइंट -4, -1, -2, -4, 4, 0 एंड 2, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल होने का ये मतलब है कि वो रेक्टेंगल उसी कंडीशंस में होगा ना कि जब वो आप मतलब इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वरना वो किसी और कंडीशंस में रेक्टेंगल तो फॉर्म ही नहीं करवा पाएगा। इसके अलावा आप उसमें चाहें रेक्टेंगल वाले में तो ये इस कंडीशंस को बता सकते हैं। हालांकि इस वाले में पैरेललोग्राम वाले में तो इक्वल नहीं आ रहा था, मगर रेक्टेंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तभी तो बोलेंगे कि एंगल भी मेरे पास में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का फॉर्म कर रहा है। वरना ऐसा हो सकता है कि आप इन दोनों साइड को निकालने के चक्कर में ये निकाल लिए, ये दोनों इक्वल तो नहीं आया, ऐसा होता तो नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ये साइड की इक्वल आ जाए और ये अलग ही तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे ये x का है, ये x का है, ये y का है और ये z का है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह, और ये a दिया हुआ है आपके पास में, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए मैथ्स में इतने ज़्यादा कंडीशंस नहीं आता है ना कि हो सकता है ये गलत बन जाए, सही बन जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो वैसा कर लीजिए, वैसे इतने की ज़रूरत होता नहीं है एग्ज़ाम्स में। अब हम लोग बात करते हैं, रेक्टेंगल हो गया। 17th के बाद 18th नंबर क्वेश्चन में, 18th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए का -1, 3, बी का 1, -1, सी का 5, 1। लेंथ ऑफ ए मीडियन के बारे में बात चल रहा था। तो जो अभी जिस क्वेश्चन से मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से जो मैं स्टार्ट किए थे, वहीं से बात वहीं पे आके अटका कि आगे पास में ट्राइंगल बना के दे दिया है और हर एक मीडियन के बारे में बात चल रहा है। सॉरी आपके पास में एक मीडियन ट्राइंगल बना के दे दिया गया है और हर एक मीडियन के बारे में बात चल रहा है। तो ठीक है, जब भी आपके मीडियन के बारे में बात चल रहेगा आप इस मिड पॉइंट के थ्रू क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। उसी तरह से है सारे का डिस्टेंस फाइंड करना है और सारे का डिस्टेंस बहुत आसानी से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। देखिए एक बार आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से। जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर होना शुरू हो गया, वैसे ही क्या होगा ना कि मैथ बहुत आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। और छोटे छोटे चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम से मान लीजिए कुछ वैसा क्वेश्चन आ गया जो आप पहले कभी देखे ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना पाएंगे। प्रैक्टिस का यही तो फ़ायदा होता है कि आपके अब आपको हर एक वर्ड का मतलब तो बचपन से बताया नहीं गया होगा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये यही है, ऐसे तो नहीं बताता कोई ना। धीरे धीरे हम लोग उसको रिपीट करते देखते देखते इतने यूज टू हो जाते हैं कि लगता है कि उस चीज़ के बारे में पहले से जानते ही हैं, और नहीं भी जानते हैं तो कम से कम उसका मतलब, उसका सेंस समझ पाते हैं। बस ये फ़ायदा होता है। तो सेम कहानी मैथ के साथ में भी है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए का 3, -3, बी का -2, 7 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे काट रहा है तो एक्स तो होगा ही होगा, वाई 0 आ जाएगा। 2 पॉइंट आपके पास में पहले से लिखा हुआ 3, -3 का और -2, 7 का। तो सिंपल सा कहानी है, वही k:1 का रेशियो लगाएंगे। फाइंड द रेशियो, व्हाट आर द रेशियो वाले में जहाँ भी पूछेगा आपको k:1, बहुत से लोग अल्फा, लेमडा, अल्फा 1 जो भी आप लेना चाहें 1 लीजिए। लास्ट में आपके पास 1 ही रहेगा ताकि मैथ आपका सहूलियत से बन सके। क्वेश्चन नंबर 19 था ना। क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द रेशियो एट in which the point p x, 2 divides the line segment joining the points a 12, 5 and b 4, -3. Also find the value of x। तो ठीक है, आगे पास में ये पूछ रहा है रेशियो के बारे में भी, और रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ और x का वैल्यू पूछ रहा है। मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन के बाद आप मुझे ये बता देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, आगे पास में ये पॉइंट p है लिखा हुआ x, 2 का, और a पॉइंट आपके पास में लिखा हुआ है यहाँ पे 12,5 का, और बी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है 4, -3 का। फाइंड द रेशियो बोल रहा है k:1 लेना है। अभी हम लोग इस चीज़ को रट रहे थे कि जब भी मेरे पास में x एक्सिस दिया होगा तो y वाले को लेके बनाएंगे, और जब y एक्सिस दिया होगा केवल तो x वाले को लेके बनाएंगे। यहाँ पे संयोग से दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हो, तो मगर ये नंबर हमको साफ साफ दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे y यानी कि 2 = k इंटू, और ये 4, 3 है ना,
4, -3 है ये, 4, -3 है, तो -3 कर दिए, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किए 5 से, तो 5 ही आएगा, अपॉन में k+1 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3k + 5 इज इक्वल टू 2k + 2। इधर इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, -5k इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है, k इज इक्वल टू 3/5 के बारे में होगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब होगा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 का, रेशियो के बारे में बात हो रहा है, तो चौंकने का बात नहीं है। k का मतलब हो गया 3 और 5 का मतलब हो गया 1 का मतलब हो गया 5, तो ये इस तरह से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो रेशियो आ गया, तो मेरे ख्याल से k का वैल्यू को अगर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, x का वैल्यू पूछ रहा है तो 3 हो गया ये और 5 हो गया ये, अब बना नहीं लीजिएगा, आसान से क्वेश्चन बचाओ। 20 के बाद 21 भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। 21 में बस इतना बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट रेशियो इन विच द पॉइंट -1, y लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a का -3, 10 एंड b का 6, -8 डिवाइड्स 8। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो वही कहानी है, 1, y लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे 1, y कर लीजिएगा, x वाले से वैल्यू को फाइंड करेंगे। मेरे ख्याल से आज हम लोग इतने दूर तक का 21 तक ही रहने देते हैं, अगले क्लासेस में फिर इसके बाद आगे का बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, और इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक रिक्वेस्ट छोटा सा ये रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे ये पता लग सके कि आप किस जगह से हैं। तो इससे कुछ होगा नहीं, मगर हाँ मुझे जरूर लगेगा। तो बस इतना ही। आप सबका इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।